Hello everyone, welcome back to our channel. This is Reva Bansal. Today we are going to start the day 5 of MCQs. These MCQs are of the ICI, either it is from the RTP, either it is from the MTPs or the BOS MCQs portal. Okay, so these are all the ICI MCQs. So I am just starting the day 5 of the MCQs which we are going to discuss now. So starting with, see, there is a Mr. X. Mr. X, a foreign national and citizen of USA working with MINC, a US based company, come to India during the previous year 23-24 for rendering services on behalf of the employer. He wishes to claim his salary income earned during his stay as exempt. क्या चाहता है मिस्टर एक्स जो फॉरेन नेशनल है वो इंडिया में काम करने आया है कुछ अपनी सर्विसेज रेंडर करने आया ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। वो क्या चाहता है वो चाहता है कि उसकी सैलरी इनकम जो उसे मिल रही है इंडिया में वो क्या हो जाए एग्जम्प्ट हो जाए क्योंकि वो फॉरेन नेशनल है और सिटीजन भी इंडिया का नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड टू क्लेम सच रेम्युनरेशन एज एग्जम्प्ट इनकम। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल होना जरूरी नहीं है फॉर द क्लेमिंग ऑफ दैट एग्जम्पशन। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है, याद करो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 6। वो क्या कहता है उसमें कंडीशन दे रखे हैं जिस कंपनी के लिए आए हैं, मतलब जो फॉरेन कंपनी है उसका कोई बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट स्टे 90 दिन से ज्यादा का उस एम्प्लॉय का इन इंडिया नहीं होना चाहिए। और जो रेम्यूनरेशन रिसीव हो रहा है, जो जो पर्सन आया है वो लायबल टू टैक्स इन इंडिया नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर ये तीन कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल होती है, ये तीन कंडीशंस फुलफिल होती है तो आपको क्या मिल जाती है, एग्जम्पशन मिल जाती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 6 के अंदर। तो अब देखो क्या तीन कंडीशन है। पहले कंडीशन पूछ रहा है मिस्टर एक्स शुड नॉट बी एंगेज इन द ट्रेड ऑफ और बिजनेस इन इंडिया। क्या मिस्टर एक्स कोई ट्रेड और बिजनेस में नहीं होना चाहिए? एम आई एन सी तो नहीं होनी चाहिए, करेक्ट बात है। देन एक्स का स्टे, जो इंडिविजुअल का स्टे है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 90 डेज का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, ये भी सही बात है। तीसरी बात क्या कहता है, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स शुड नॉट बी लायबल टू डिडक्टेड फ्रॉम मिस्टर एक्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट, सॉरी, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यानी कि रेम्यूनरेशन जो रिसीव हो रही है वो भी उस पर भी मतलब आपकी वो डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको उससे टोटल फॉर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप ट्रेड एंड बिजनेस में भी इंक्लूडेड नहीं हो और आपका जो आपकी स्टे है वो भी 90 दिन से ज्यादा नहीं है। तो यानी कि इन दिस केस जो सेक्शन जो पॉइंट नंबर बी है, मिस्टर एक्स शुड नॉट एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस, ये तो कोई कंडीशन थी नहीं सेक्शन 10(6) की। आप कंपनी MINC should not be engaged in any trade or business, but Mr. X can engage. Yes, they can engage. तो मिस्टर ये पॉइंट नंबर बी करेक्ट है जिसमें बोला गया विच इज नॉट अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। कौन सी ऐसी कंडीशन जब फुलफिल ना भी करोगे तो चलेगा, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो आपका आंसर होना चाहिए पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अमाउंट ए के बारे में बात कर रहा है। अमाउंट ए का यानी कि सिंपल सी क्वेश्चन, सिंपल सा पॉइंट है लेटेस्ट डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन चैप्टर से कि कौन सा अमाउंट ए माना जाएगा। तो आपको पता है रेसिडुअल प्रॉफिट जो होता है, आपका प्रॉफिट का जो रेसिडुअल प्रॉफिट होता है उसका 25% क्या होता है, वो अमाउंट ए क्लासिफाई होता है और वो अपने केस में बढ़ जाता है, अलग अलग कंट्रीज में बढ़ जाता है, जो सोर्स बेस्ड कंट्रीज होती है उनमें वो प्रॉफिट बढ़ के चलता है। ठीक है ना, तो पॉइंट नंबर डी आपका सीधा सीधा आंसर था, 25% ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट। आ जाओ, देखो मिस इस वाले क्वेश्चन में बड़ी गलतियां करी हैं बच्चों ने। क्या कहता है, मिस्टर रमेश है, रेसिडेंट इंडियन है, किसके वो एक एम्प्लॉय है। बात देखो, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, ये शब्द को आधे से ज्यादा लोगों ने इग्नोर किया जबकि यही शब्द पूरा आंसर बदल रहा है। देखना, वो एक एम्प्लॉय है एबीसी लिमिटेड के बेंगलोर में। इन एडिशन टू द सैलरी इनकम ऑफ फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ही आल्सो अर्न्स इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स, उसे कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट भी आती है। ठीक है ना। PQR INC फॉरेन कंपनी जिसका पी नहीं है इंडिया में और जिसकी ग्रॉस रिसीट 1.8 करोड़ है, वो रेंडर करती है क्या, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। यानी कि 165 वाली बात कर रहा है, 165 की बात कर रहा है तो 6% का क्या करना चाहिए, इक्वलाइजेशन लेवी करना चाहिए। पर उसकी तीन एक्सेप्शन थी, याद करो, मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई है, आपको मिल भी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। 15 मिनट में पूरा का पूरा इक्वलाइजेशन लेवी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो। उसमें मैंने तीन एक्सेप्शन भी बताई हैं, उस तीन एक्सेप्शन में से एक एक्सेप्शन क्या है, अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है। तो ये तो एम्प्लॉय है, ये तो एम्प्लॉय है, इसने तो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज लेनी है, ये कोई बिजनेस और प्रोफेशन के लिए नहीं है ना। टू मिस्टर रमेश फॉर विच मिस्टर रमेश पेड मेड अ पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज।
ठीक है, अब पहली बात क्या कर रहा है, द ट्रांजेक्शन इज सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी सिंस इट इज एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। हाँ 165 लगता तो है, अगर 1 लाख से ज्यादा हो, यहाँ तो 1.8, इधर तो 2 करोड़ का पेमेंट हुआ है, ठीक है ना। द ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी सिंस इट इज मेड बाय अ रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, ठीक है भाई। इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होगा, पेड बाय डिडक्टेड एंड पेड बाय मिस्टर रमेश। अगर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा तो पॉइंट नंबर 3 भी लगेगा। इक्वलाइजेशन लेवी पेड टू बी पेड बाय एबीसी लिमिटेड, अच्छा ठीक है। 6%, 2%, रेट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी 6% होती है, 2% भी होती है, ठीक है। द ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू इक्वलाइजेशन लेवी, ये पूछ रहा है कौन सा आंसर करेक्ट है, तो मेरे हिसाब से आंसर तो 7th वाला करेक्ट है, क्योंकि इट इज अ एम्प्लॉई, ये कोई बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं खरीदा गया है। I hope it is very much clear to you. All answer number D is the correct answer. Only point number 7. आ जाओ। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मिस्टर गणेश अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयड इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, ही इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द AY 24-25, he receives salary and allowances in the USA for the government of India for the year ended 31st March 2024 for services rendered by him in the USA. In addition, he was also allowed the perquisites by the government for which of the following statement is correct। तो देखो याद करो, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 क्या कहता है, वो ये कहता है कि हम डीम टू अक्रू और राइज बना देंगे किसको, आपकी सैलरी को। अगर कोई इंडियन नेशनल है, वो बाहर जाके, इंडियन सिटीजन है, वो बाहर जाके गवर्नमेंट के बिहाफ पर क्या एम्बेसी वगैरह में काम कर रहा है, तो जो उन्हें सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो तो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, अंडर सेक्शन 9(1)(3) में टैक्सेबल हो जाएगी, वो डिम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी। बट एक एक और सेक्शन है जो इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम के चैप्टर में आता है, सेक्शन 10 क्लॉज 7। सेक्शन 10 क्लॉज 7 क्या कहता है, वो कहता है अगर ऐसे इंडियन नेशनल को, जो सिटीजन है बाहर के, वो इंडियन एम्बेसी वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो परक्विजिट्स और अलाउंसेस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, परक्विजिट्स और अलाउंसेस मिलेंगे, वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। यानी कि सैलरी टैक्सेबल है, पर परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस क्या है, आपके लिए एग्जाम्प्ट है। तो यही कहता है पॉइंट नंबर सी, देखो सैलरी रिसीव बाय मिस्टर गणेश इज टैक्सेबल इन इंडिया, बट जो अलाउंसेस परक्विजिट्स हैं वो क्या है, एग्जाम्प्ट है, इसलिए आपका पॉइंट नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर वेलिस एम्प्लॉयड एज मैनेजर विद एबीसी लिमिटेड, जो पे कर रहा है रेंट कितना, 50,000 पर मंथ टू हिज लैंडलॉर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो 50,000 रुपए पर मंथ कर रहा है रेंट पे। रेंट का कौन सा सेक्शन होता है, टीडीएस का। टीडीएस का रेंट का सेक्शन होता है 194I। पर 194I कब लगता है, जब किसी की पीजीवीपी इनकम हो। पहली बात, पीजीवीपी इनकम हो, पीजीवीपी से इनकम, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो 1 करोड़ से ज्यादा का उसका टर्नओवर होना चाहिए, और अगर प्रोफेशन में है तो यानी कि 50 लाख से ज्यादा की उसकी ग्रॉस रिसीट होनी चाहिए, तभी 194I लग सकता है। बट इस केस में ऐसा है क्या, सबसे पहली बात तो वो एम्प्लॉई है, तो यानी कि वो पीजीपी इनकम तो है ही नहीं, तो यानी कि 194I तो लग ही नहीं सकता, उसको साइड में रखो। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या कहता है, दूसरी चीज ये कहता है कि अगर 194I नहीं लग रहा तो 194I भी लग सकता है। उस केस में आई भी लग सकता है, पर आई भी की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि 50,000 से ज्यादा का रेंट पे होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, 50,000 से ज्यादा का इज इक्वल टू 50,000 भी है तो भी 194I भी नहीं लगता। देखो ऐसे ना, एकदम एकदम थ्रेशोल्ड पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो 194I बी में भी क्या होता है, 50,000 से ऊपर पर क्या लगता है, रेंट पर टैक्सेबल होता ही है, पर एग्जैक्ट 50,000 पर भी टैक्सेबल नहीं होती है। इसलिए पॉइंट नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, मिस्टर वेलिश इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। मिस्टर वेलिश को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो आंसर नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर लोगों ने गलती करी, और गलती करना इस क्वेश्चन में बनता भी था, क्योंकि दो दो कॉन्सेप्ट आपके साइमल्टेनियसली टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए कई बार गलतियां हो जाती हैं। हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू सोचते हैं, पर दूसरा कॉन्सेप्ट हम लगाना ही भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन में चलेगा। आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के अंडर ही जाओगे, बट आप कुछ और इसके आगे सोच नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन उसी चीज को केटर करता है। देखो, MNO INC एंड PQRINC दो कंट्री, दो जो भी हैं, आर टू कंट्री एम बेस्ड कंपनीज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ ऑयल सीड्स। MNO INC sold oil seeds of the value 1.8 CR during the previous year 23-24 to XYZ Limited। MNO क्या करती है, ऑयल सीड सेल करती है 1.8 CR की टू द XYZ लिमिटेड, जो इंडियन कंपनी है, थ्रू एन एजेंट इन दिल्ली। दिल्ली में एजेंट है जो सिक्योर करता है ऑर्डर मेनली फॉर MNO
आईएनसी। जैसे इसने मेनली बोला, हमने समझ लिया कि ये कौन है, डिपेंडेंट एजेंट है, डिपेंडेंट एजेंट है, इसके अलावा वो किसी और को सेल आउट नहीं करता। साथ में आगे क्या बोलता है, पीक्यूआर लिमिट आईएनसी ऑल्सो सोल्ड ऑयल सीड्स टू द value of 2.1 CR crore during the previous year 23-24 to XYZ Limited through an independent agent carrying on agency business in Mumbai। अब देखो ये इंडिपेंडेंट एजेंट के थ्रू बेच रहा है। पीक्यूआर किससे बेच रहा है, इंडिपेंडेंट एजेंट की, यानी कि इंडिपेंडेंट एजेंट पीक्यूआर के अलावा भी और काफी लोगों के साथ काम कर रहा होगा, जरूर सिर्फ और सिर्फ पीक्यूआर के लिए ही स्पेसिफिकली काम नहीं कर रहा होगा, पीक्यूआर के अलावा हो सकता है किसी और के लिए भी काम कर रहा हो। हाँ, द इंडिपेंडेंट एजेंट इन मुंबई रेंडर सर्विसेज टू मेनी अदर ऑयल सीड्स ट्रेडिंग कंपनीज विच आर नॉट रिलेटेड टू पीक्यूआर आईएनसी, किसी भी तरीके से पीक्यूआर आईएनसी के साथ रिलेटेड नहीं है इन एनी मैनर। Both PQR, both MNO INC and PQR does not have a PE in India. Examine the taxability of income earned by MNO limit, MNO INC and PQR INC for their sale transaction with XYZ Limited based on the provisions contained in section 9(1)। देखना क्या बोला, सेक्शन भी इतना होशियार है, उसने क्या बोला, क्वेश्चन भी इतना होशियार है, उसने बोला सिर्फ 9(1) पर जाना। 9(1) की कौन सी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, कौन से कौन से सब क्लॉज की बात कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, पूरे 9(1) में खोज के आओ क्या इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। आ जाओ, मैं आपको एक बार नोट्स पे लेकर चलता हूँ। ये देखो, जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने सेक्शन 9(1)(1) के एक्सप्लेनेशन 2 की बात करी थी। देखो एक्सप्लेनेशन 2 की बात करी थी, और तब मैंने क्या कहता, हेयर एजेंट मस्ट बी डिपेंडेंट एजेंट। अगर डिपेंडेंट एजेंट है तो एमएनओ, मतलब अगर डिपेंडेंट एजेंट है तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। यही लिखा देखो, हेयर द एजेंट मस्ट बी द डिपेंडेंट एजेंट इफ द एजेंट इज वर्किंग इन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी देन नो बिजनेस कनेक्शन। तो इससे देखो एक बात तो ये तो क्लियर हो गई कि एमएनओ लिमिटेड जो है, देखो 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 मैं बताऊं, एमएनओ लिमिटेड जो है, एमएनओ आईएनसी जो है, वो मेनली मतलब उसके लिए मेनली काम किया जा रहा है, ठीक है ना, एमएनओ के लिए मेनली कोई काम कर रहा है उसका एजेंट, यानी कि एमएनओ का तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हो गया, बट पीक्यूआर का नहीं हुआ। आप आंसर यही लगा के आओगे कि एमएनओ का बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडिया में हो गया बट पीक्यूआर का नहीं है। आपका आंसर आधा सही है आधा गलत है। क्यों सही है और क्यों गलत है? एमएनओ की बात आपने बिल्कुल सही करी कि डिपेंडेंट एजेंट होना चाहिए, आपने डिपेंडेंट एजेंट लगाया, एमएनओ पर टैक्स लगा दिया। पीक्यूआर पर क्यों नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो इंडिपेंडेंट एजेंट है, जैसे ही आपने इंडिपेंडेंट एजेंट देखा आपने आंसर लगा दिया, आपने कुछ और नहीं सोचा। पहली बात तो देखो सेक्शन 9(1) की बात कर रहा है, अभी मैं एक्सप्लेनेशन 2 पे गया था। अब देखो थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब देखो एक्सप्लेनेशन 2A भी तो है हमारे पास, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की, कोई ट्रांजैक्शन करते हो गुड्स और सर्विसेज की करते हो विद एनआर बाय अ पर्सन इन इंडिया, अगर एग्रीगेट पेमेंट 2 करोड़ से ज्यादा है तो क्या सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन जाती है, और अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में बन गई तो क्या बिजनेस कनेक्शन भी इंडिया में माना जाएगा? जी हाँ, माना जाएगा। तभी देखो 9(1) के अंडर की एक्सप्लेनेशन है, तो यानी कि आपको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी देखना पड़ेगा। अब देखो क्या इसका इसका 2 करोड़ से ज्यादा का है पीक्यूआर का, ओहो पीक्यूआर तो 2.10 है, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो यानी कि एससीपी के बेसिस पर पीक्यूआर भी क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया इन इंडिया। तो दोनों टैक्सेबल हुए, एमएनओ भी टैक्सेबल हुआ और पीक्यूआर भी टैक्सेबल हुआ इन इंडिया, दोनों के ही बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बन गए अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। एक एक्सप्लेनेशन 2 में बना और एक एक्सप्लेनेशन 2A में बना। तो पॉइंट नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इनकम ऑफ एमएनओ आईएनसी एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया by its agent in India in respect of the sale transaction with XYZ Limited in this case would be deemed to accrue or arise in India in the hands of M&O INC and be chargeable to tax in India in its hands। इतनी बात खत्म हुई, M&O की बात समझ आ गई। And income of PQR INC attributable to the sale transaction with the XYZ Limited would be deemed to accrue or arise in India with the hands of PQR INC and chargeable to tax in India। यानी कि दोनों chargeable to tax in India, MNO भी PQR भी। क्यों? क्योंकि एक तो हो रहा है MNO तो 9(1) के हिसाब से हो रहा है और दूसरा ACP के हिसाब से हो रहा है PQR। ACP के हिसाब से क्या हो रहा है, PQR हो रहा है। आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छा आपको समझ आया होगा, और अगर आपने इसको सही किया तो वेरी वेल डन, बट अगर सही नहीं किया तो इसको याद कर लो, क्योंकि आईसीआई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर टेस्ट नहीं करती अपने एमसीक्यूज, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे रिलेट करवा लेगी और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। अभी भी हमने डे 4 तक हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, डे 4 में भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इंटर रिलेटेड मिल रहे होंगे। जब वो आपसे टू मिसलिनियस प्रोविजंस पूछता है, 269 एसटी वगैरह, तो साथ में उसके पेनल्टी भी पूछता है, तो इसलिए आपको दोनों चीजों को लिंक करना चाहिए। अभी आप देखोगे तो 269 एसटी और उसके पेनल्टी वगैरह इस क्वेश्चन में, इस डे 5 में भी आएंगे, ठीक है ना। आ जाओ,
अब एक देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है स्लम सेल का। अगर किसी को स्लम सेल नहीं आता तो ये देख लो, इससे भी काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एबीसी लिमिटेड की दो यूनिट्स हैं, ए एंड बी, बोथ ऑफ विच कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 2017। इट सोल्ड यूनिट बी ऑन स्लम सेल ऑन 1 जुलाई 2023 फॉर 1.45 सीआर। यूनिट मतलब इसकी सेल, एक्चुअल सेल कितने की हुई पूरे उसकी? 1.45 सीआर की। किसकी हुई? यूनिट बी की। उसे पूरा यूनिट बी सोल्ड किया। एंगेज इन, जो यूनिट बी है वो एंगेज करता है स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर। जैसे वेयर हाउस फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर आया तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? सेक्शन नंबर 35 AD आ जाना चाहिए, यानी कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है तो इसी 100% कॉस्ट की डिडक्शन आप ऑलरेडी ले चुके होंगे। तो वही कहता है, एंड हैज क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD इन द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटायर कॉस्ट ऑफ द एलिजिबल एसेट परचेज। एलिजिबल एसेट जितने भी उसने परचेज की होंगी सबकी उसने कॉस्ट की डिडक्शन ले ली। ऑन 1 जुलाई 2023 द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू यूनिट बी आर गिवन बिलो। देखो, एसेट दे रखे हैं और कुछ लाइबिलिटीज दे रखी हैं। एसेट्स क्या है? लैंड दे रखा है पर उसकी रिवैल्यूड फिगर आपको 80 लाख रुपए दे रखी है, पर रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको साथ में भी दिख रहा है 6 लाख रुपए का। तो आप तो ये तो याद होगा ना कि स्लम सेल में रिवैल्यूएशन का इफेक्ट लेते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लेते हैं। ठीक है ना? आ जाओ, बिल्डिंग की बात करो, डेटर्स की बात करो। ये बात कर रखी है 50 लाख के बिल्डिंग से, 50 लाख की बिल्डिंग और डेटा 12 लाख के हैं। अनसिक्योर्ड लोन 15 लाख का है और करंट लाइबिलिटीज 5 लाख की है। और कुछ अदर डिटेल्स भी दे रखी है कि जो लैंड और बिल्डिंग है उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी साथ में आपको दे रखी है। तो याद करो कि अब उसने पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का अमाउंट क्या होगा? तो याद करो कैपिटल गेन का अमाउंट कैसे निकलता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल गेन होता है। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए दो ऑप्शन है। आप या तो FMV1 से निकालो, FMV2 से निकालो, विच एवर इज हायर आपको लेना पड़ेगा, FMV1 और FMV2। FMV1 क्या कहता है? FMV1 कहता है वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग। जो भी अंडरटेकिंग आपने सोल्ड आउट करी उसकी वैल्यू क्या है। दूसरी चीज क्या कहता है? FMV2 क्या कहता है? एक्चुअल सेल कंसिडरेशन क्या है। तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हमारे को पता है 1.45 सीआर, यानी कि 145 लैक्स हमारे को पता है कि ये तो एक्चुअल है, यानी कि FMV2 तो हमारे को पता चल गई। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है सिर्फ और सिर्फ FMV1, यानी कि वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग। अब वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग क्या है? तो देखो, वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग क्या है? लैंड का देखो, लैंड लैंड 95 लैक्स की, बिल्डिंग 60 लैक्स का, 12 लाख से किया डेटर्स, और अनसिक्योर्ड लोन कितना? 15 लाख, 15 लाख का, और 5 लाख की क्या है? करंट लायबिलिटी। यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। अगर आप ये कर दोगे तो आपको FMV1 मिल जाएगी। तो देखो वही मैंने किया है। अब देखो कैपिटल गेन क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। FMV1 और FMV2 विचएवर इज हायर लेंगे। FMV1 क्या? 95 प्लस 60 प्लस 12 माइनस 15 माइनस 5, तो यानी 147 आया। और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन क्या है? FMV2 की 145 लाख। तो विच एवर इज हायर, हमने 147 ले लिया, यानी कि 147 तो हमने ले लिया। ठीक है ना? अब इसमें से हमारे को माइनस करना है। अब माइनस करना है हमारे को नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे पता चलती है? देखो, नेटवर्थ के लिए दिया हुआ है, पूरा चार्ट दिया हुआ है, मेरी बुक में भी है। देखोगे तो क्या कहा? फॉर सेक्शन 35 AD, 35 AD के एसेट्स लिए तो कॉस्ट हमारी नील होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, दोबारा से आपको डिडक्शन थोड़ी ना देंगे। तो डबल डिडक्शन नहीं हो जाए इसलिए फॉर 35 AD के लिए तो क्या बोल रखा है? नील कॉस्ट मानी जाएगी। लैंड के केस में आप याद करो, वो तो अदर देन रिवैल्यूएशन ही लिया जाता है। रिवैल्यूएशन तो अलाउ होता ही नहीं है स्लम सेल में। तो लैंड हम लेंगे अदर देन रिवैल्यूएशन। तो देखो 80 लाख की थी, उस वो भी क्या इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन थी। देखो रिवैल्यूड फिगर लिखा हुआ है, इन्होंने शब्द लिखा हुआ रिवैल्यूड फिगर 80 लाख की, यानी कि 80 में से अब रिवैल्यूएशन हटाएंगे हम कितने का? 6 लाख का, यानी कि 80 माइनस 6 करेंगे तो 74 लैक्स की हमारी क्या बचेगी? लैंड बचेगी। देन डेटर्स की बुक वैल्यू ले लो 12 लैक्स, लोन 15 लैक्स का माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी 5 लैक्स की माइनस कर दो, तो क्या है कि 66 लाख की क्या आएगी? आपकी नेटवर्थ आएगी। तो 147 में से 66 माइनस करो तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 81 लाख रुपीस। तो 81 लाख आपका आंसर दिया हुआ है, यानी कि आंसर नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अब देखो यही क्वेश्चन एक है जो आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है। किसके ऊपर? आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है फोरफीचर वाले केस के ऊपर, जो कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। फोरफीचर आप करोगे तो उसकी क्या टैक्सेबिलिटी होती है, याद करो। मिस्टर रमेश परचेज करता है प्लॉट ऑफ लैंड इन चेन्नई इन जून 2005 फॉर 45 lakhs। ही डिसाइडेड टू सेल द प्रॉपर्टी टू मिस्टर महेश 80 लाख रुपीस की। उसने उसमें एडवांस रिसीव किया 2 लाख का इन मई 2009। याद करो, फोरफीचर वाले सेक्शन याद करो, जब आप एडवांस फोरफिट कर लेते हो और वो एडवांस 2000
2014 से पहले का था, 2014 से पहले का था, तो वो कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट होता है। पर 2014 के बाद का होगा तो वो डायरेक्टली कहाँ चले जाएगा, अदर सोर्सेस की इनकम में चले जाएगा। इतनी बात समझ आई। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि आप एमसीक्यूज को ना एलिमिनेशन मेथड से चलाया करो, जहां हो सकता है, जहां पॉसिबल है, एलिमिनेट करो आइदर ऑप्शंस को। तो हमारे को सबसे पहले ये तो पता चल गया, अदर सोर्सेज में इनकम आ गई 2 लाख रुपए की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ चलो, सॉरी, 2 लाख तो हमारी कॉस्ट से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, मिस्टर महेश वॉज अनेबल टू कंप्लीट द एग्रीमेंट एंड हेंस द एडवांस वॉज फोरफिटेड बाय मिस्टर रमेश। यानी कि जो 2 लाख है वो तो कॉस्ट से एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि 2014 से पहले की है। अगेन, Mr. Ramesh entered into an agreement to sell the property to Mr. Rakesh for 95 lakhs and received the advance of 2.5 lakhs in August 2023। अब अगस्त में मिला, यानी कि 2000 अगस्त 2023 में मिला, यानी कि आपकी अप्रैल 2014 के बाद का अमाउंट है। देखते हैं क्या हुआ। बट अगेन द ट्रांसफर डिड नॉट मटेरियलाइज ड्यू टू विच द एडवांस मनी अगेन वॉज फोरफिटेड। यानी कि अब जो एडवांस मनी फोरफिट हुई है वो आपकी क्या हो गई, अदर सोर्सेस की इनकम बन गई। फिर क्या कहता है, 4 जनवरी 2024 को द प्रॉपर्टी वॉज फाइनली सोल्ड। अब फाइनली बिक ही गई, 2 बार कैंसिल होने के बाद अब फाइनली बिकी टू मिस्टर मुकेश। 105 लाख की बिकी, जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, 135 लाख रुपए थी। यानी कि अब एक और कॉन्सेप्ट याद करो, फोर फीचर के साथ एक और कॉन्सेप्ट याद करो। बिकी कितने की, देखो 105 लाख की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, 135 लाख। यानी कि याद करो, stamp duty value is greater than 110% of the sale consideration। 110% से ज्यादा है तो क्या लेना पड़ेगा हमारे को, ये लेनी पड़ेगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब हम फाइनल सेल कंसिडरेशन नहीं ले सकते, क्योंकि एसडीवी क्या है, 110% से ज्यादा है सेल कंसिडरेशन के। तो अब हमारे को सेल कंसिडरेशन क्या लेनी पड़ेगी, अब लेनी पड़ेगी 135 लाख रुपए। ठीक है ना, आ जाओ। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्या कहता है, रमेश ने अर्न किया बिजनेस इनकम 35 लाख की। तो देखो इसने पीजीपी इनकम बता दी 35 लाख की, अभी हम निकाल के लाए अदर सोर्सेस की इनकम 2.5 लाख रुपए आ गई। एलिमिनेट करो, पीजीपी इनकम 35 लाख रुपए, हाँ ये सही बता रहा है, पर अदर सोर्सेस 4.5 लाख रुपए गलत बता रहा है। पीजीपी 35 लाख रुपए सही बता रहा है, अदर सोर्सेज नील बता रहा है, गलत बता रहा है। यानी कि दो ऑप्शन तो ये तो गलत हो गए। अब हमारे को खेलना किस में, ए और बी में, जिसमें पीजीपी 35 लाख सही है, अदर सोर्सेज 2.5 लाख सही है। यानी कि दो ऑप्शन में तो हमारे को अब दिमाग मारना ही नहीं है, दो ऑप्शन गलत हो गए। अब हमारे को देखना है क्या कैपिटल गेन नील आएगा, या फिर कैपिटल गेन में 157 834 का गेन पर टैक्सेबल होगी। क्या कहता है, उसने एक्वायर किया एक न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। देखना, बेका क्या था उसने, लैंड बेका था। खरीदा क्या, न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब कोई लोग दिमाग में ये मत बैठा लेना कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है तो सेक्शन नंबर 54 में क्या दे दो, एग्जम्पशन दे दो। गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्जम्पशन 54 में तब मिलेगी जब आपने घर बेच के घर खरीदा हो। दोनों जगह पर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बट यहां पर क्या बेचा आपने, प्लॉट ऑफ लैंड बेचा। खरीदा क्या, न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी। तो इस केस में 54 नहीं, 54F आएगा आपके किसमें, काम में। तो 54F की जो कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला है ना, वो कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है ना। अब देखो, जो न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी वो कितने की है, खरीदी 140 लाख की, बाय इन्वेस्टिंग एंटायर सेल कंसिडरेशन एंड हिज बिजनेस इनकम। उसने अपनी सेल कंसिडरेशन भी एंटायर क्या कर दी, उसमें लगा दी। 140 लाख आया कैसे, देखो कैसे आया, मैं आपको बताऊं। 105 लाख का, तो ये देखो 105 लाख की तो आपकी सेल कंसिडरेशन हुई, साथ में 35 लाख की आपकी बिजनेस इनकम थी। तो 105 प्लस 35 कितना हो गया, 140 लाख की आपने क्या खरीद ली, आपने पूरी नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। वही कह रखा है सेल कंसिडरेशन, और उसने बिजनेस इनकम लगा के क्या खरीद ली, 140 लाख की नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। अब पूछ रहा है वो हमसे कि बताओ, डिटरमाइन द इनकम ऑफ मिस्टर रमेश विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। दो बता दिए, एक बताना रह गया, उसी के साथ मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसने कोसी आया भी दे रखे, 5 6 की 117, 9 10 का 148, और 23 24 का 348। निकालो। चलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 135 लाख लेंगे, हमने डिटरमाइन कर लिया था। कॉस्ट क्या लेंगे, अभी जस्ट ऊपर बता के, जो एडवांस मनी फोरफिट किया था उसमें से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2014 से पहले का, देखो ये मई 2009 का है, यानी कि 2014 से पहले, तो यानी कि 2 लाख हमारे को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो करो एडजस्ट, यानी कि 45 में से 2 गए तो 43 लैक्स की बची। अब इसको आज के समय पर करो, देखो ये कब की थी, ये थी 2009 की, 2005 की, सॉरी 2005 की हमारे पास थी ना, ये देखो 2005 की थी, जून 2005 में परचेज किया था, तो 5 6 की हम लगाएंगे तो 117 है, और आज की हम बेच रहे हैं जब कितने की है, 348, यानी कि 348 डिवाइड बाय 117 कर दोगे तो आपकी कॉस्ट इतनी आ गई, यानी कि आपका कैपिटल गेन तो इतना आ गया।
अब इसमें से हमारे को एग्जाम्पशन देनी है, एग्जाम्पशन किसकी देनी है अभी हम डिस्कस करके आए, 54 की दे नहीं सकते, 54 एफ की देंगे। 54 एफ की देनी है तो देखो कैपिटल गेन कितने का है, कैपिटल गेन इतने का है, डिवाइडेड बाय कितना पैसा लगाया, टोटल कितना आपने कितने का गेन था, डिवाइडेड बाय आपने क्या किया, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब इसमें एक बात बताओ, इसमें एक बात बताओ, 135 डिवाइड बाय 135 हो गया, आंसर आपका आ गया टोटल 7,10,256, आपका कैपिटल गेन हो गया नील। कैपिटल गेन क्या हो गया नील। बस इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको सेक्शन नंबर 54 एफ की आपको क्या लगानी है, एप्लीकेबिलिटी लगानी है। मैंने नीचे इसमें नोट भी डाल दिया, अमाउंट फोरफिटेड बिफोर 2014 इज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आफ्टर 2014 होगा तो वो क्या होगा, आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। मैंने नीचे नोट भी लिख दिया, आपको आई होप ये समझ आया होगा। इतनी बात समझ आई, क्लियर। आ जाओ फिर देखते हैं आगे क्या कहता है। Tax assessment for Mr. Vimal was completed on 20-12-2023 and tax due was determined as 125 लाख, यानी कि उसका मिस्टर विमल का टैक्स असेसमेंट कंप्लीट हुआ, उसकी टैक्स ड्यू बन रही है आपकी 125 लाख रुपए की, यानी कि 1.25 सीआर की। फॉलोइंग उसके पास है, दस ऐसी एट द फॉलोइंग, उसके पास क्या है, बैंक का फिक्स डिपॉजिट है 25 लाख का, रिसीवेबल है 25 लाख की, ठीक है। उसने गिफ्ट कर दिया अ लैंड टू हिज सन, जिसकी एज क्या है 38 ईयर्स है, यानी कि माइनर सन तो नहीं है डेफिनेटली, 3 साल का, ठीक है ना, 3 साल पहले उसने सेल किया। हुज प्रेजेंट वैल्यू आज के जमाने में उसकी वैल्यू क्या है, आज की वैल्यू क्या है 22 लाख रुपए। उसने एक डायमंड नेकलेस भी था, उसने अपने सन वाइफ को क्या कर दिया, दे दिया उसको, वो उसके एविडेंस भी है, उसने गिफ्ट डीड बनाकर दिया था, ठीक है। वो एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट भी ओन करता है लंदन में 13 साल पहले से, जो उसने एक्वायर करके रखा था, ठीक है ना। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड बाय द टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर फॉर द रिकवरी ऑफ द टैक्स। अब जब टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर की बात आ जाती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी वाला चैप्टर याद करो, उसमें क्या था, सेक्शन नंबर 222। सेक्शन नंबर 222 क्या कहता है, अगर उस असेसी की कोई इनकम है, जो उस असेसी के जो भी एसेट्स है वो तो अटैच कर सकता है टीआरओ, टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर उसको अटैच कर सकता है, उसकी स्पाउस के एसेट्स को अटैच कर सकता है, उसके माइनर माइनर सन, याद रखो माइनर सन की प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, सन की वाइफ को अगर उसने कुछ भी गिफ्ट दिया हो वो अटैच कर सकता है, साथ में सन का माइनर चाइल्ड, अपने बेटे का माइनर चाइल्ड को भी अगर उसने कोई भी गिफ्ट दिया, यानी कि ग्रैंडसन को अगर उसने भी कोई भी गिफ्ट दिया बट वो माइनर होना चाहिए, तो वो भी अटैच हो जाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले उसकी खुद की क्या थी, फिक्स्ड एफडी उसकी खुद की थी, रिसीवेबल उसके खुद के थे, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन लंदन उसका खुद का था, तो ये तीन तो अटैच हो सकते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड और ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट थर्ड, ये तीन तो अटैच हो सकते हैं। अब देखो उसने अपने सन की वाइफ को क्या दिया, एक गिफ्ट दिया नेकलेस, तो क्या नेकलेस भी इसमें कवर हो गया, हाँ हो गया। पर देखो उसने लैंड गिफ्ट दिया, लैंड दे दिया उसने एक 38 साल के अपने बेटे को, 38 साल के बेटे को, यानी कि उसने माइनर चाइल्ड को थोड़ी ना दिया, उसने तो मेजर चाइल्ड को दिया, मेजोरिटी अटेन करने के बाद उसने गिफ्ट दिया, तो यानी कि ये अटैच कर सकता है कि आप सेक्शन 222 साफ मना करता है, इसको आप अटैच नहीं कर सकते हो। मैंने देखो सेक्शन 222 की एक समरी भी लिख दिया, आप क्या क्या इसमें अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको तो बिल्कुल हाथ लगा ही नहीं सकते, तो आंसर ए 1 2 3 4 यही आंसर होगा, फिफ्थ तो आपका किसी भी केस में आंसर हो ही नहीं सकता। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, PQR Limited is a wedding planner. The wedding day of Neeraj's son arranged by PQR Limited. फॉर दिस इवेंट, एक इवेंट है जिसके लिए 4 डिफरेंट इन्वॉइसेस इशू किए हैं पीक्यूआर लिमिटेड ने टू मिस्टर नीरज। कौन सा है, एक इन्वॉइस है लाइटिंग का 15,50,000 का, दूसरा है फ्लावर एंड डेकोरेशन का, तीसरा है फूड एंड केटरिंग का, चौथा है किसका, गुड्स गिफ्ट एंड हेम्पर डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, ठीक है ना। पीक्यूआर लिमिटेड ने रिसीव किया पेमेंट फ्रॉम मिस्टर नीरज एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। अब देखो पेमेंट कैसे कैसे हो रहा है, 180 लाख रुपए इनवॉइस एक के लिए किया क्रॉस चेक, 35 लाख रुपए इनवॉइस बी के लिए किया कैश में, सबसे बड़े गुनाह कर दिए उसने। क्रॉस चेक भी हमारा प्रिस्क्राइब मोड में नहीं आता, कैश भी हमारा प्रिस्क्राइब मोड में नहीं आता, बैलेंस जो था इतने का 8865 का उसने आरटीजीएस से किया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। Discuss whether the provisions of section 269 ST of the Income Tax Act 1961 are applicable in this case and if yes, determine the amount of penalty. 269 ST भी पूछ ले, साथ में पेनल्टी भी पूछ ले, तो याद करो अगर कोई इवेंट है, एक इवेंट है तो उसके लिए क्या होता है, सीरीज ऑफ इनवॉइसेस हो सकते हो, सीरीज ऑफ इनवॉइसेस के आप सीरीज ऑफ पेमेंट्स भी कर सकते हो, बट याद रहे
किसी भी उस एक इनवॉइस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे 269 एसटी में क्या करते हो, सिंगल इनवॉइस सिंगल पेमेंट आपका क्या नहीं होना चाहिए, और एक दिन में कितने का नहीं होना चाहिए, 2 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बट इवेंट के केस में उस इवेंट एक पर्टिकुलर इवेंट का भी ट्रांजैक्शन आप अदर देन प्रिस्क्राइब मोड 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। चाहे अलग अलग बिल बनाओ और चाहे अलग अलग दिन पर दो, कैसे भी पेमेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवेंट एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए किया ना, चाहे अलग अलग बिल बना के करो, अलग अलग डे पर पेमेंट करो, किस तरीके से भी करो, अगर वो एक पर्टिकुलर इवेंट का ट्रांजेक्शन आप 2 लाख से ज्यादा कर देते हो इन अदर देन प्रिस्क्राइब मोड के अदर देन अगर आप करते हो, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका 269 में उसकी वायलेशन मानी जाती है। अब देखो भाई साहब ने पेमेंट कितना कर दिया, भाई साहब ने देखो चाहे डेट अलग थी, चाहे अलग अलग डेट पर पेमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो यानी कि सीरीज ऑफ पेमेंट भी आपकी 2 लाख से ज्यादा की नहीं हो सकती अदर देन द प्रिस्क्राइब मोड्स। देखो क्रॉस चेक प्रिस्क्राइब मोड में आता ही नहीं है। कैश ये तो महापाप हो गया, तो दोनों को मिलाकर देखोगे तो 2,15,000 की क्या आती है, आपके 2,15,000 की आपकी पेनल्टी आपकी क्या होती है, 2,15,000 का आपने वायलेशन कर दिया 269 एसटी। 2,15,000 आया, 2 लाख से ऊपर तो आप कर ही नहीं सकते, यानी वायलेशन कर दिया। अब जैसे ही वायलेशन किया, साथ में उसने क्या पूछा, पेनल्टी पूछ ली। तो पेनल्टी कितने की लगती है याद रखो, 269 एसटी में अगर आपने गलतियां कर दी तो पेनल्टी लगती है आपकी 271 डीए में। पेनल्टी 271 डीए में कितनी लगती है, 100% ऑफ द वायलेशन। कितना वायलेशन हुआ, 2,15,000 का, तो पूरे 2,15,000 की क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 271 DA। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। यस, प्रोविजन ऑफ 269 एसटी ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल एंड 100% ऑफ द पेनल्टी कैन बी लेविड अमाउंट ऑफ रुपीज 2,15,000। आई होप आपको डे 5 के एमसीक्यूज भी अच्छे से समझ आए हो। आईसीआई कितनी छोटी छोटी बातों पर भी खेलती है, एकदम लिमिट पर भी, थ्रेशोल्ड पर भी बातें पूछ लेती है। आपको आपको कहीं कंफ्यूज करेगी 54 या 54F में, तो आपको वो भी समझ आनी चाहिए। आपको अगर एक शब्द बोल दिया इक्वलाइजेशन लेवी की बात करो, तो आपको साथ में इक्वलाइजेशन लेवी या फिर बिजनेस कनेक्शन के साथ में आपको एसपी वगैरह भी सोचना पड़ सकता है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक हमारे वो डे 4 तक के एमसीक्यूज नहीं देखे हैं, तो वो भी इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको उसे 10 डेज 100 एमसीक्यूज की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो बॉक्स आपको दिख जाएगा, आप उसमें से भी डायरेक्टली प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। ठीक, और इक्वलाइजेशन लेवी अगर आपको 15 मिनट में रिवाइज करना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन से आप क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना और तैयारी करते रहो। अब करेक्ट आज आज 3 तारीख है, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब 3 अक्टूबर है, 3 से ही आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, 3 नवंबर से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, 1 महीना बचा है सिर्फ अब एग्जाम के लिए, जितनी ताकत हो सकती है लगा दो। ठीक है ना। अब ज्यादा ना समय वेस्ट करते हुए मैं आपको इधर तक ही खत्म करते हैं आज डे 5 का। डे 6 में हम कल लेकर आएंगे, डे 6 के हम एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको डेली एमसीक्यूज आपके हमारे साथ अटेंड करने हैं तो डेली ये टिल डेट 10 तक हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, आप वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, और रात को 9 बजे करेक्ट आप इन एमसीक्यूज को 10 एमसीक्यूज को डेली आप अटेंड कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। टिल अभी तक हम यहीं आज हम इतना ही करते हैं, देन डे 6 हम कल मिलते हैं, उसके भी सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।